स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु सदन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, ऐसी संसद जिसमें निचले सदन में कोई भी राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता। बी, ऐसी संसद जिसमें सभी निर्णय एक ही सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए जाते हैं। सी, ऐसी संसद जो केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही मिलती है। डी, ऐसी संसद जो हर साल भंग हो जाती है और फिर से चुनी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद तब होती है जब कोई भी राजनीतिक दल निचले सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाता है। इसे समग्र नियंत्रण की स्थिति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पहली त्रिशंकु संसद 1989 के आम चुनाव में हुई थी, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार के पास 3 विकल्प बचते हैं: गठबंधन सरकार बनाए, अल्पमत सरकार बनाए, पुनः चुनाव कराए। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। नेपाल में मधेसी लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उनकी जाति और नृजातीयता बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति के समान है। 2, वे मध्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो ऐतिहासिक रूप से बड़े मिथिला क्षेत्र का हिस्सा रहा है। 3, वे नेपाल में मूल निवासियों का सबसे बड़ा समूह है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मधेसी समुदाय। मधेसी लोगों की जाति और नृजातीयता बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्कृति के समान है एवं सीमा के दोनों ओर के परिवारों के बीच अक्सर अंतरजातीय विवाह होते रहते हैं। अतः कथन 1 सही है। मधेश क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बड़े मिथिला क्षेत्र का हिस्सा रहा है, जिसमें बिहार का कुछ हिस्सा भी शामिल है। अतः कथन 2 सही है। थारू मूल निवासियों का सबसे बड़ा समूह है और उन्हें मधेसी कहलाना पसंद नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। 2, गारंटीकृत मजदूरी रोजगार शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों को दिया जाता है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 3, यह पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करके समुदाय और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। मनरेगा का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश भर में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार दिया जाता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके समुदाय और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह परियोजनाओं की योजना तथा क्रियान्वयन में नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा किया जाता है। 2, यदि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में वोटों का बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम निर्णय प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर उनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यदि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में वोटों का बहुमत नहीं मिलता है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1800 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री सभा ने थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति के रूप में चुना। वर्ष 1824 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिनिधि सभा ने जॉन क्विंसी एडम्स को राष्ट्रपति के रूप में चुना। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पूर्वी हिमालय का उदय मैदानों से सहसा ऊपर की ओर होता है और पहाड़ों की तलहटी से कुछ ही दूरी पर ये उच्च तुंगता प्राप्त करते हैं।
2. पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई तुंगता की कई श्रेणियों के साथ होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालय। पूर्वी हिमालय का उदय मैदानों से सहसा ऊपर की ओर होता है और पहाड़ों की तलहटी से कुछ ही दूरी पर ये उच्च तुंगता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कंचनजंगा तथा एवरेस्ट की चोटियां तल से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है एवं वहां से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, अतः कथन एक सही है। पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई तुंगता की कई श्रेणियों के साथ होती है। इनकी निरंतर जारी रहने वाली हिमवर्षण की चोटियों की मैदानी क्षेत्रों से ऊंचाई 150 से 200 किलोमीटर है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना द्वारा मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र लक्षित है? ए. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, बी. पर्यटन, सी. स्वास्थ्य सेवा, डी. कृषि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। इसका लक्ष्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को उनके परिचालन व्यय को पूरा करने तथा कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण परिचालन को फिर से शुरू करने में मदद करना है। इसका लक्ष्य एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के असुरक्षित ऋण प्रदान करना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यक्तिगत बचत दर प्रयोज्य आय का वह प्रतिशत है जो सेवानिवृत्ति या अन्य लक्ष्यों के लिए बचत में जाता है। 2. प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास करों और अन्य अनिवार्य शुल्कों में कटौती के बाद खर्च करने या बचत करने के लिए होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यह आय का वह प्रतिशत है जो सेवानिवृत्ति या अन्य लक्ष्यों के लिए बचत में आता है। इसकी गणना व्यक्तिगत बचत को व्यक्तिगत प्रयोज्य आय से विभाजित करके और फिर प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा करके की जाती है, अतः कथन एक सही है। प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास करों और अन्य अनिवार्य शुल्कों को काटने के बाद खर्च करने या बचाने के लिए बचा रहता है। इस आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है, भविष्य की जरूरतों के लिए बचाया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस रोम संविधि को अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। कथन दो, रोम संविधि के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, अतः कथन एक सही है। रोम संविधि के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। आईसीसी का उद्देश्य लोगों को नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध एवं आक्रामकता के अपराध से सुरक्षित रखना है, अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प सी सही है क्योंकि कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वन सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 2, यह वन भूमि की आवश्यकता वाली औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन सलाहकार समिति एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FAC उन औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनके कार्यकलापों के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है, अतः कथन दो सही है। प्रतिबंध लगाने के बाद समिति को किसी परियोजना को स्वीकृत या अस्वीकृत तथा वन भूमि के रूपांतरण को अधिकृत करने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक है। 2,
इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया है। 3. यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसका दायरा प्री स्कूल से कक्षा 12 तक है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। अतः कथन 1 सही है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन जैसी 3 योजनाएं शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप पूर्व स्कूली से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ चित्रकारी और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। 1 चेरियल तेलंगाना, बी तंजौर तमिलनाडु, 3 वर्ली महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चेरियल चित्रकला एक पारंपरिक स्क्रॉल चित्रकला है जिसकी उत्पत्ति भारत के तेलंगाना क्षेत्र के चेरियल गांव में हुई थी। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। तंजौर या तंजावुर चित्रकला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला है जो पहली बार 1600 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर शहर में पाई गई थी। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। वर्ली चित्रकला आदिवासी कला है जो मुख्यतः भारत के महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई जाती है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राइजिंग एबव द हीट स्ट्रेंथनिंग विमेंस रेजिलिएशन टू हीट स्ट्रेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक, डी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।